हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 65 के बारे में। और ये क्लासेज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्न करते हैं और 10 प्रश्नों के आधार पर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने इससे पहले के 64 पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, लेखपाल, जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर के मध्य में आयोजित होने वाले हैं, या सचिवालय सुरक्षाकर्मी, सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों, अब ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। एक दिन उत्तराखंड, एक दिन हिंदी, एक दिन जीएस और एक दिन रीजनिंग करके हम इसी प्रकार की सीरीजेस को क्वेश्चंस के माध्यम से कवर अप करेंगे। तो आप लोग वीडियोज़ को शेयर जरूर करें, अपने सपोर्ट जरूर करें। अगर आप लोग वीडियोज़ में अच्छे व्यूज आएंगे दोस्तों, तो हम भी मोटिवेटेड होंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक नाम से। आप प्ले स्टोर में जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर हमारा टेलीग्राम में एक क्विज का ग्रुप भी है और एक नॉर्मल हमारा ग्रुप भी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और सीरीज के बारे में भी जरूर बताएं कि आगे जीएस जीके सभी सीरीज को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने बधानगढ़ को जीता था, या बधानगढ़ को जीता था? कल्याण चंद, उद्योग चंद, भारती चंद, या फिर गरुड़ ज्ञानचंद? तो बधानगढ़ को जीतने वाला चंद शासक था उद्योग चंद। उद्योग चंद चंद राजवंश का 51वां राजा होता है, जो कि 1668 से लेकर के 1698 तक शासन करता है। यह 1668 के आसपास में गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह पर आक्रमण करता है, और फतेहपति शाह पर आक्रमण करने के साथ साथ ही यह बधानगढ़ पर भी आक्रमण करता है और बधानगढ़ को भी जीत जाता है। इसी कारण प्रश्न पूछा गया है कि चंद शासक ने बधानगढ़ को जीता था? उद्योग चंद ने। इसके बाद में अलग शासक भी आते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले उद्योग चंद के द्वारा ही जीता गया था। अब उद्योग चंद दोस्तों, इसे बाज बहादुर चंद के पुत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ उद्योग चंद को एक तपस्वी राजा और उदुआ नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चंद राजवंश में किस राजा को उदुआ नाम से जाना जाता है? तो उद्योग चंद को जाना जाता है। उद्योग चंद के द्वारा एक महत्वपूर्ण किला बनाया जाता है दोस्तों, कौन सा? तल्ला महल का किला। तल्ला महल का किला किसने बनाया था? उद्योग चंद ने बनाया था। कहाँ बनाया था? अल्मोड़ा में बनाया था। अब दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि मल्ला महल का किला किसने बनाया था? आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मल्ला महल का किला किसने बनाया था। तल्ला महल आपको याद रखना, किसने बनाया था? तल्ला महल का किला उद्योग चंद के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक तपस्वी राजा था, जिसे उदुआ नाम से भी जाना जाता है। और उद्योग चंद ने दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि डोटी के राजा क्या करते थे? उद्योग चंद को टैक्स देते थे। इसी के साथ साथ डोटी नेपाल पर इसने आक्रमण किया था, और वहां की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी खैरागढ़, खैरागढ़ पर उसने अधिकार कर लिया था। इसी कारण खैरागढ़ की संधि भी उद्योग चंद और जो हमारे डोटी के राजा थे देवपाल के मध्य में हुई थी। तो खैरागढ़ पर किसने अधिकार किया था? प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्योग चंद ने अधिकार किया था, या नेपाल पर आक्रमण कर उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेर या खैरागढ़ वाले क्षेत्र पर किसने अधिकार किया था? तो वो भी उद्योग चंद के द्वारा ही किया गया था। और उद्योग चंद ने जब ये अजमेरगढ़ या खैरागढ़ जीता था दोस्तों, तो यहाँ पर इसी विजय के उपलक्ष्य में एक पर्व बनाया गया था उत्तराखंड में या कुमाऊं में, जिसे कहते हैं लक्ष्य दीपावली पर्व। लक्ष्य दीपावली पर्व। लक्ष्य दीपावली पर्व किस अवसर पर मनाया गया था? तो उद्योग चंद ने जब अजमेरगढ़ या खैरागढ़ को जीता था, डोटियों को हराया था, तब जाके हमारा ये लक्ष्य दीपावली पर्व मनाया गया था। और डोटियों को हराने के बाद में डोटी के राजा उद्योग चंद को टैक्स देते थे। तो सबसे पहले पहले हमने देखा कि हम लोग जो चंद राजवंश था वो क्या डोटी का गुलाम था, लेकिन इसके बाद में चंद राजवंश भारतीय चंद के टाइम पे स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के बाद एक टाइम हमारा ऐसा आ गया है कि कुमाऊं के राजा इतने प्रतापी हो गए हैं कि उन्होंने डोटी पर अपना अधिकार कर लिया, और डोटी का राजा उसे क्या करता था? टैक्स देता था। उद्योग चंद के कई ताम्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसका बरम मुआनी पिथौरागढ़ का एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसी के साथ साथ में इसके ही बारे में हमें पता चलता है कि इसने तराई में आमू का बगीचा भी लगाया था। उद्योग चंद के द्वारा कई सारे मंदिर बनाए गए थे, जो कि आप नोट करिए दोस्तों। अल्मोड़ा जनपद में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर उद्योग चंद ने बनाया था। पार्वतीश्वर मंदिर भी उद्योग चंद ने बनाया था। उद्योग चंदेश्वर मंदिर भी उद्योग चंद ने बनाया था। और शुक्रेश्वर महादेव मंदिर भी दोस्तों किसने बनाया था? उद्योग चंद ने बनाया था। सभी मंदिर याद रखने क्या? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, उद्योग चंदेश्वर मंदिर, शुक्रेश्वर महादेव मंदिर, ये सभी मंदिर का निर्माण उद्योग चंद के द्वारा किया गया था। और दोस्तों चंपावत के बालेश्वर मंदिर के निर्माण के संबंध में भी आपको याद रखना है उद्योग चंद या उद्यान चंद। वैसे उद्यान चंद को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं किताबों में उद्योग चंद भी दिया गया है। तल्ला महल का किला ही बनाता है। इसी के साथ साथ में डोटी पर आक्रमण किया इसने, डोटी को जीता। डोटी के राजा इसे टैक्स देते थे। गढ़वाल पर बधारगढ़ को भी इसने कुछ टाइम तक जीता। अब इसके कुछ प्रमुख सेनापति थे, जिसके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसका जो एक प्रमुख सेनापति था दोस्तों, वो था मैसी साहू। याद रखना आपको कि मैसी साहू किसका सेनापति था? कौन सा? मैसी साहू उद्योग चंद का ही सेनापति था। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों हिरू देउबा, हिरू देउबा, हिरू देउबा किसका सेनापति था? यह भी उद्योग चंद का सेनापति था। इसी के साथ साथ में क्या? शिरोमणि जोशी,
शिरोमणि जोशी, ये भी क्या था, उद्योग चंद के ही सेनापति थे। ये सब के सब क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली याद रखने दोस्तों, आपसे एग्जाम में यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। और देखिए एक ही प्रश्न से हमने दोस्तों कितनी चीजें कर ली। अगर आपने डिटेल्स में नोट किया होगा ना, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि 20 प्रश्न आपको उद्योग चंद वाले टॉपिक से यहां से मिल जाएंगे और कोई भी प्रश्न यहां से आपका उद्योग चंद से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नेपाली चल्ल नामधारी शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त करवाया था। तो प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। नेपाली चल्ल जो नामधारी शासक पर मुगल आक्रमण शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त करवाया था। उद्योगचंद, रुद्रचंद, भारती चंद या फिर कीर्तिचंद। तो भारती चंद के द्वारा नेपाली चल्ल नामधारी शासकों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करके उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त करवाया गया था। इसी कारण दोस्तों भारती चंद को चंद राजवंश का या उत्तराखंड का पहला, मतलब उत्तराखंड तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि गढ़वाल राजवंश तो स्वतंत्र था, तो चंद राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना आपको, चंद राजवंश का पहला या प्रथम स्वतंत्र शासक कौन सा था, वो था दोस्तों कौन, भारती चंद। क्योंकि भारती चंद ने नेपाली चल्ल नामधारी शासकों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त किया और कुमाऊं की अधीनता से, मतलब कुमाऊं उनकी अधीनता से या डोटी की अधीनता से मुक्त हो गया। इसी कारण भारती चंद को चंद राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। या फिर संपूर्ण कुमाऊं का पहला चंद शासक भी भारती चंद को ही कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले हमारे जो राजा थे वो मांडलिक राजा थे। इसी ने नेपाल पर आक्रमण किया, चल्ल को हटाया वहां से और उसी के बाद में उनको टैक्स देना बंद कर दिया। इसी कारण इसे चंद राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक भी कहा जाता है। इसने 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था डोटियों के साथ में, ऐसा भी कहा जाता है। किसने, तो 12 वर्षीय युद्ध डोटियों के साथ में किसने लड़ा था, भारती चंद ने लड़ा था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, भारती चंद के डोटी आक्रमण के समय ही आप लोगों ने दोस्तों एक फैक्ट पढ़ा होगा, नायक जाति की उत्पत्ति। नायक जाति की उत्पत्ति भी किसके समय पे हुई थी, भारती चंद ने जब 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था डोटियों के साथ में, तो तब क्या हुई थी, नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, आपको बताइए होगा नायक जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। जो भारती चंद के जो सेनापति थे उन्होंने वहां के आसपास के जो महिलाएं थी उनके साथ में अपने अवैध संबंध बनाए और उनके बाद में जो उनके पुत्र हुए या बच्चे हुए, उन्होंने भी इसी प्रकार का काम किया जिसे हम नायक जाति या वैश्याकृति का कार्य करने के कारण ही नायक जाति के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाद में हमारा नायक कानून भी बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम आधुनिक उत्तराखंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको भारतीय जन से याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो इनसे वही है कि ये चंद राजवंश के 35वें राजा थे। संपूर्ण कुमाऊं का पहला चंद शासक इनको कहा जाता है। चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, 12 वर्षीय युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, इसी के साथ साथ में इन्होंने डोटी पर आक्रमण करने वाले चंद, मतलब प्रथम चंद शासक के रूप में भी भारती चंद को जाना जाता है, जिन्होंने उनको हराया था। ठीक है, डोटियों को टैक्स देना इन्होंने बंद कर दिया। इसी के साथ साथ में जो हमारे सोर, गंगोली हाट, इस क्षेत्रों में जो हमारे डोटी लोग रहते थे उन्हें भी यहाँ से हटाया, जिसे हम पर्वत डोटियों का देश कहते हैं। सीरा डीडी हाट वाला जो क्षेत्र था इसे पहले पर्वत डोटियों का देश कहते थे, यानी कि डोटी साम्राज्य यहाँ पे स्थित था। इनको भी यहाँ से हटाने का कार्य किसने किया था, भारती चंद ने किया था। ठीक है, बाकी बहुत सारे काम इसने किए। हुलेती ताम्रपत्र में हमें इसका जिक्र मिलता है और कड़कू नौले से हमें पिथौरागढ़ से जो प्राप्त कड़कू नौला है वहां से हमें भारती चंद के कुछ अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, मडुआ गडोल जो भारती चंद के कटकू से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी बहुत कई सारे कार्य इन्होंने किए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने डोटी पर आक्रमण किया था और डोटी को जीतने वाले प्रथम शासक के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी कि डोटी पर आक्रमण करने वाले 12 वर्षीय आक्रमण करा था, कभी जीते भी थे कभी हारे भी थे, तो वो फिर हमारा फिक्स रहा था। ठीक है, उसके बाद में फाइनली डोटियों को हराया किसने था दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। किसने, उद्योग चंद ने डोटियों को हरा दिया था और डोटी राजा फिर वहां पे कुमाऊं को टैक्स देने लग जाते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, लेकिन डोटियों से मुक्त किसने, कुमाऊं को किसने करवाया था, तो वो करवाया था भारती चंद ने। भारती चंद आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि तल्ला महल किले की स्थापना किस चंद शासक ने करी थी। तो मैंने आपको बता ही दिया था, तल्ला महल का किला किसने बनाया था, उद्योग चंद ने बनाया था। ठीक है, और उद्योग चंद ने कई सारे मंदिर भी बनाए थे जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब दोस्तों उत्तराखंड में कई सारे अन्य किले हैं जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं और वहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं और प्रश्न ऐसा भी नहीं कि एक दो बार ही पूछे गए हैं, बार बार वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी वहां से हमारे कंटिन्यूसली प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि खगमरा कोट का किला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। निर्माण किसने कराया था, राजा भीष्मचंद ने इसका निर्माण कराया था। लाल मंडी का किला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। निर्माण किसने कराया था, कल्याण चंद ने कराया था। और इसी लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है। यह प्रश्न यूके ट्रिपल हाईकोर्ट वाले एग्जाम में पूछ चुका है कि उत्तराखंड में किस किले को फोर्ट मोइरा नाम से जाना जाता है, तो लाल मंडी किले को इस नाम से जाना जाता है। मल्ला महल का किला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। और मल्ला महल का किला किसने बनाया था, रुद्रचंद ने बनाया था। परीक्षा वाणी की बहुत सारी किताबों में या अलग अलग किताबों में आपको मल्ला महल किला दोस्तों कल्याण चंद मिलेगा, लेकिन एक्चुअलिटी में मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था, रुद्रचंद ने किया था। ऐसे राजबुंगा किला कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित। राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था, सोमचंद ने कराया था। ठीक है, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था, बाणासुर ने कराया था। मारकोट का किला कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, सिरमोही का किला कहाँ स्थित है, ये भी चंपावत जनपद में लोहाघाट
में स्थित है। नेथला का किला कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में, जो हमारा क्या बोलते हैं, ये चौखुटिया वाला क्षेत्र है, इसके पास पास में हमारा नेथला का किला स्थित था, जिसका निर्माण किसने कराया था? हमारा गोरखाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और लंदन फोर्ट किला कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। और पिथौरागढ़ का किला कहाँ स्थित है? वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण किले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टिहरी रियासत में सकलाना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अब देखिए दोस्तों, टिहरी रियासत में दो सकलाना विद्रोह हुए थे। ठीक है, याद रखना आपको, दो सकलाना विद्रोह हुए थे। सबसे पहले सकलाना विद्रोह हुआ था 1835 में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही नहीं बैठेगा। 1835 में दोस्तों इस सकलाना विद्रोह को, जो कि किसके समय पे हुआ था? सकलाना के जो सरदार थे उस टाइम पे, कौन? शिवराम सकलानी के विरुद्ध। ठीक है, इसी कारण से सकलाना विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, 1835 में हुआ था। राजा कौन थे इस टाइम पे? सुदर्शन शाह। और इसी सकलाना विद्रोह को, जो 1835 में हुआ था, इसे टिहरी राजवंश का प्रथम विद्रोह नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जाता है कि टिहरी राजवंश का प्रथम विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है, तो सकलाना विद्रोह को जाना जाता है, जो कि 1835 में सकलाना के सिरदार या मुआफिदार शिवराम सकलानी के विरुद्ध हुआ था। राजा कौन थे इस टाइम पे? सुदर्शन शाह थे। ठीक है, इसके बाद में सकलाना में अलग अलग कार्य हमारे चलते रहते हैं। फिर एक्चुअलिटी में हमारा टाइम आता है 1946-47 का। एक्चुअलिटी में 1947 में हमारा क्या हुआ था? सकलाना विद्रोह हुआ था। कब? 1947 में, जब जन आंदोलन सफल हो गया था। और 1947 में सकलाना विद्रोह के समय पे टिहरी रियासत का राजा कौन था दोस्तों? वो थे मानवेंद्र शाह, जिन्हें टिहरी रियासत के अंतिम शासक या अंतिम राजा के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के दौरान दोस्तों सकलाना में 1946-47 में सकलाना आजाद पंचायत का भी गठन हुआ था। 15 सितंबर 1947 को सकलाना में आजाद पंचायत का गठन कब हुआ था? 15 सितंबर 1947 को, सकलाना विद्रोह के बाद में ही हुआ था। ठीक है, इसी के तहत दोस्तों 15 दिसंबर 1947 को मुआफिदारों को सकलाना का शासन आजाद पंचायत को सौंपना पड़ा था। और इसी के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, जो सकलाना आजाद पंचायत के साथ साथ ही उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, वहां पर भी क्या हुआ था? आजाद पंचायतों का गठन हुआ था। अब सकलाना विद्रोह या सकलाना विद्रोह कब हुआ था? 1947 में हुआ था। एक और विद्रोह है दोस्तों, क्या? कीर्तिनगर विद्रोह। और 1947 के साथ साथ में आपको 1835 भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, एक और विद्रोह है कीर्तिनगर विद्रोह। कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1948 के आसपास में। ठीक है, कब हुआ था? 1948 के आसपास में हुआ था। कभी बहुत सारी किताबों में दिसंबर 1947 भी है, लेकिन एक्चुअलिटी में कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1948 में हुआ था। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। टॉस की सूफिन शाखा कहाँ से निकलती है? देखिए दोस्तों, टॉस नदी का उद्गम आप सभी लोगों को पता होगा कहाँ से होता है? रूपिन सुपिन हिमनद से होता है। रूपिन सुमित हिमनद कोई एक्चुअलिटी में हिमनद है नहीं, लेकिन हम उसे मान के चलते हैं कि वो हिमनद है। ठीक है, तो टॉस नदी का उद्गम आपको याद रखना है। सबसे पहले रूपिन सुपिन हिमनद से क्या होता है? टॉस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब ये रूपिन सुपिन हिमनद है स्थित कहाँ पे दोस्तों? ये स्थित है उत्तर काशी जनपद में। कहाँ पे स्थित है? उत्तर काशी जनपद में स्थित है रूपिन सुपिन हिमनद। एक्चुअलिटी में कोई हिमनद नहीं है दोस्तों, दो नदियां मिलती हैं, रूपिन और सुपिन नामक नदियां मिलती हैं, तो वहां पर से हमारी टॉस नदी मिल जाती है, जो कि उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, अब ये जो रूपिन नदी है और सुपिन नदी है, उसी से प्रश्न पूछा गया है कि टॉस की जो ये सुपिन शाखा है या सुपिन नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो टॉस की जो ये सुपिन नदी या सुपिन शाखा है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति होती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉस की सुपिन शाखा कहाँ से निकलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और बंदरपूछ पर्वत की उत्तरी ढाल पर स्थित है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। इसी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर की से टॉस की सुपिन शाखा या फिर सुपिन नदी का उद्गम होता है। अब सुपिन नदी का तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर उत्तरकाशी से होता है, तो रूपिन नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? रूपिन नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार श्रेणी से। याद रखना है, रूपिन नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार श्रेणी से होता है। सुपिन नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तरकाशी में बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर स्थित स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से होता है। और उत्तरकाशी में जाकर रूपिन और सुपिन ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। इसके बाद में ही इसे हम क्या कहते हैं? टॉस नदी के नाम से जानते हैं। और इसी टॉस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है टॉस नदी। और यमुना में सबसे ज्यादा जल लेकर आने वाली नदी के रूप में भी टॉस नदी को ही जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बॉर्डर बनाते हुए आगे की ओर को बढ़ती है। ठीक है, और टॉस किसकी सहायक नदी है? याद रखना दोस्तों आपको, टॉस यमुना की सहायक नदी है। रूपिन सुपिन किसकी सहायक नदी है? टॉस नदी की सहायक नदी है, या टॉस की उत्पत्ति ही हमारी इनसे हुई है। और यमुना नदी तंत्र में आप लोगों ने ये सारी चीजें भी दोस्तों पढ़ी होंगी। ठीक है, अब टॉस नदी की अगर हम बात करें लंबाई कितनी है दोस्तों उत्तराखंड में, तो टॉस नदी की लंबाई है उत्तराखंड में अप्रोक्सीमेटली 148 किलोमीटर के आसपास में। कितनी? 148 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, और वही यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स है दोस्तों, बताने के लिए और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन इतना इतना थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में टॉस नदी से यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? तो देहरादून जनपद में स्थित डाक पत्थर के आसपास में हमारा क्या होता है, या राय मंडी के पास में, उसके आसपास में ही क्या होता है हमारे डाक पत्थर के आसपास में टॉस और
यमुना नदी का संगम होता है और इसके बाद में इसे आगे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों कि टॉन्स की सुपिन शाखा कहाँ से निकलती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के। टॉन्स की रूपिन शाखा कहाँ से निकलती है, वो निकलती है डोडरा क्वार श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और टॉन्स नदी का उद्गम रूपिन सुपिन हिमनद से इसी कारण माना जाता है। अगला दोस्तों, सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये तमसा कुंड कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तमसा कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में स्थित है, ठंडा कुंड है, गर्म कुंड है, ये भी बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुलिंदों की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, कुलिंद राजवंश के बारे में काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, कुलिंद राजवंश थी। इसी को कुलिंद पुलिंद राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में इन्हीं कुलिंदों को द्विज नाम से जाना जाता है, जो कि 4 से 5 बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ में कुलिंद राजवंश को कुलिंद राजवंश, पुलिंद राजवंश, कुलिलिंद राजवंश, इन नामों से भी जाना जाता है। इसके हमें कई सारे साहित्यिक स्रोत मिले हैं, महाभारत, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, विष्णु पुराण, टॉलमी के पुराणों में। यहाँ से हमें कुलिंद राजवंश के बारे में पता चलता है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश ही क्या था, कुलिंद राजवंश था, ठीक है। कुलिंद राजवंश का वास्तविक रूप से कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, लेकिन अन्य राजवंशों के अभिलेख से हमें कुलिंदों के बारे में जानकारी मिलती है कि कुलिंद राजवंश यहाँ पे शासन करता रहा होगा। कुलिंदों की हमें अभिलेख भी मिली है, कुलिंदों की हमें मुद्राएं भी मिली हैं। और अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का पहला राजवंश कौन सा है जिससे हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो वह हमारा दोस्तों कौन सा, कुलिंद राजवंश। कौन सा है, कुलिंद राजवंश है। और इसी कुलिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है दोस्तों कौन, अमोध्य भूति। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कुलिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो ये था कौन, अमोध्य भूति, ठीक है। और कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सुबाहु को कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। एक्चुअलिटी में दोस्तों सुबाहुपुर की स्थापना सुबाहु के द्वारा की गई थी, इसी कारण सुबाहु को कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और कुलिंद राजवंश की जो स्टार्टिंग राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर में स्थित थी। उसके बाद में धीरे धीरे इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर के साथ साथ ही मतलब श्रीनगर में स्थानांतरित होती है। श्रीनगर से फिर कालकोट, शत्रुघ्न नगर, बेहट, इन इलाकों में इनकी राजधानी क्या होती है, मतलब ट्रांसफर होते रहती है। अब प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि कुलिंदों से हमें 3 प्रकार की मुद्राएं मिली है दोस्तों, ठीक। कुलिंद राजवंश से मुद्राओं के 3 प्रकार मिलते हैं हमें। एक है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, दूसरा है अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा और तीसरा है चंद्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। अब कुलिंदों की मुद्रा कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार की मुद्राएं हैं, अमोद्यभूति, अल्मोड़ा और चंद्रेश्वर। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कुलिंदों की अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि कौन सी है। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि है दोस्तों कौन सी, ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की लिपि है। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को सबसे प्राचीन मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ किताबों में दिया गया कि सबसे प्राचीन मुद्रा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है, कुछ किताबों में दिया गया कि अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आपको फिर भी नोट कर लेना है कि ब्राह्मी लिपि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली हैं हमें ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में ताम्र धातु की ये मुद्रा है जिसमें कुलिंदोपश्य नाम लिखा गया है। और कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता कि कुलिंदों की जो अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा है वह किस लिपि में मिली है हमें, या किस लिपि में मिली है, तो द्विलिपि मुद्रा के रूप में उसे जाना जाता है, यानी कि 2 लिपियों में उसमें लिखा गया है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी है, 2 लिपियों के रूप में उसे लिखा गया है। और जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है दोस्तों, वह ताम्र धातु से बनी हुई मुद्रा के रूप में जानी जाती है। और वहीं जो अमोद्यभूति प्रकार की मुद्रा है वो ताम्र धातु और रजत धातु, यानी कि तांबा और रजत धातु से मिलकर बनी हुई मानी जाती है, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा होती है, रजत यानी कि सिल्वर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा तांबे की मुद्रा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तीनों याद रखना है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुलिंद राजवंश का स्वर्णिम काल या कुलिंदों का स्वर्णिम काल किसके समय को कहा जाता है, अमोद्यभूति के समय को कहा जाता है, याद रखना है। और कुलिंद राजवंश किस प्रकार के थे, ये प्रकृति पूजक के रूप में भी जाने जाते हैं। महाभारत काल में इनको द्विज कहा गया है। इतने प्रश्न कुलिंदों से आपको याद रखना है। बाकी कुलिंद राजवंश का पोस्टमार्टम मैं बहुत बार दोस्तों पहले कर चुका हूं, आप वहां से उन चीजों को कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1869 में हुई थी। बहुत सारी किताबों में आपको 1860 भी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि किताबों में ऐसा लिखा गया है कि अजय राउत जी की किताब में लिखा गया है कि चौबटिया सरकार की उद्यान की स्थापना 1860 के दशक में हुई थी। तो बहुत सारे राइटर ने क्या किया, वही 1860 अलग अलग जगह छाप दिया, वन लाइनर वगैरह अगर में आप देखेंगे। लेकिन एक्चुअलिटी में चौबटिया सरकारी उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1869 में हुई थी। अब ये चौबटिया सरकारी उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में यह चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान या चौबटिया सरकारी उद्यान स्थित है। इसी चौबटिया उद्यान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता था, ठीक है।
और इसकी स्थापना 1869 में होती है, लेकिन कहीं कहीं 1860 भी आपको मिल सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस 1869, 69 ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको 1860 भी याद रखना है। अब दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, यूकेपीएससी का एग्जाम पेपर था, वहां पर प्रश्न एक पूछा गया था कि 1869 में स्थापित, जो कि थोड़ा सा गलत प्रश्न मुझे लगा, 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? ठीक है, अब देखिए एक्चुअलिटी में दोस्तों हम किताबों में पढ़ते हैं कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब होती है, 1906 में होती है, लेकिन एग्जाम में इसका आंसर क्या दिया गया था, नॉर्मल गिल दिया गया था, नॉर्मल गिल। ठीक है, नॉर्मल गिल एक्चुअलिटी में क्या था, ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक के रूप में जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं चौबटिया गार्डन के प्रथम अधीक्षक के रूप में भी नॉर्मल गिल को ही जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो सरकारी चौबटिया सरकारी उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 याद रखना है, और अगर कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना पूछा जाता है तो 1906 आपको याद रखना है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना, चौबटिया उद्यान अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थित है, और इसे एशिया का सबसे बड़ा सेब का बगीचा भी ऐसा कहा जाता है कि चौबटिया चौबटिया सरकारी उद्यान में हमारा स्थित है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण क्रमशः कितना है? अब दोस्तों ये प्रश्न काफी सोच विचार रहा है। देखिए एसटी, एससी और ओबीसी, तो इसी का क्रम हमें देखना है। एसटी आरक्षण कितना है राज्य में, यह है एसटी आरक्षण, तो यह है दोस्तों 4%। राज्य में एससी आरक्षण कितना है, यह है 19%, और ओबीसी आरक्षण कितना है दोस्तों, तो ओबीसी आरक्षण है हमारा कितना, 14%। याद रखना है, एसटी आरक्षण है 4%, एससी आरक्षण है 19%, और ओबीसी आरक्षण हमारा कितना है, 14% है। ठीक है, वहीं महिलाओं को कितना आरक्षण है, 30% आरक्षण महिलाओं को है, और पंचायत में महिलाओं को कितना आरक्षण है, ग्राम पंचायत और वन पंचायत में महिलाओं को दोस्तों हमारा 50% का आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण है, तो ईडब्ल्यूएस को दोस्तों हमारा 10% यहाँ पे आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, बाकी विकलांगों को कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त है, तो विकलांगों को 4% का आरक्षण यहाँ पे प्राप्त है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य के किस व्यक्ति का उपनाम एप्पल मैन, यानी कि एप्पल मैन नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो एप्पल मैन यानी कि सेब पुरुष के रूप में उत्तराखंड में इंद्र सिंह बिष्ट जी को जाना जाता है। अब उत्तराखंड में दोस्तों सेब का उत्पादन होता है, और सेब का उत्पादन उत्तराखंड में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जनपद को छोड़कर लगभग सभी जनपदों में होता है। और अगर आपसे पूछा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उत्तरकाशी में होता है। इसी के साथ साथ जो ठंडी जगह है वहाँ पे हमारा सेब का उत्पादन होता है। ठीक है, और जो उत्तराखंड का सेब है इसे दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है, तो न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बेचा जाता है, न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से, और इसे अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, हिमाचली सेब। इसमें काफी विवाद भी हुआ था दोस्तों कि उत्तराखंड का सेब हिमाचली ब्रांड नाम से बिकता है, हमारी राज्य सरकारें कुछ नहीं कर रही है, अपने सेब का कोई ब्रांड नहीं बना पा रही है, इस वजह से काफी आलोचना भी इसकी हुई थी बीच में। तो याद रखना है कि उत्तराखंड का जो उत्पादित सेब है वो दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से बिकता है, जबकि अन्य राज्यों में हिमाचली सेब नाम से बिकता है, और उत्तराखंड में एप्पल मैन नाम से इंद्र सिंह बिष्ट जी को जाना जाता है। और सेब उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, मतलब पहले तीसरा स्थान था, अभी एक्चुअलिटी में पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्चुअलिटी में अभी तीसरा ही नोट करते हुए चलें। ठीक है, वहीं आपसे एक प्रश्न पूछना है, अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का भारत का कौन सा, अखरोट उत्पादन में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले पोस्टमार्टम सीरीज में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, जब मैंने आपको वैयक्तिक सहायक का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। झलताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत जनपद में? तो झलताल दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। कौन सी जनपद में स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। अब चमोली जनपद के कुछ हम अन्य तालों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, मणिभद्र ताल चमोली में स्थित है, और मातृका ताल चमोली में स्थित है, नरसिंह ताल चमोली में स्थित है, गुडियार ताल भी चमोली में स्थित है, सुखताल भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है, और काक भुसुंडी ताल भी दोस्तों कहाँ है, चमोली में स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ में बेनी ताल भी चमोली में स्थित है, लिंगा ताल एग्जाम में पूछी भी गई है पहले। ठीक है, लिंगा ताल और अंचरी ताल ये भी चमोली में स्थित है। ठीक है, विरही ताल या गौना ताल ये भी कहाँ स्थित है, हमारा चमोली में ही स्थित है। ठीक है, इसी के साथ साथ में हेमकुंड, होमकुंड, लोकपाल, रूपकुंड ये सभी कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। रूपकुंड को रहची ताल के रूप में जाना जाता है, होमकुंड भी चमोली में स्थित है, रूपकुंड के पास में ही। लोकपाल जिसे हेमकुंड नाम से भी जाना जाता है, ये भी चमोली में स्थित है। सतोपंत ताल भी हमारी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है। तो ये सभी तालें आपको याद रखनी है, जो कि चमोली जनपद की महत्वपूर्ण तालें हैं। ठीक है, ये और उत्तराखंड में झीलों की नगरी
या तालों का शहर नाम से किसे जाना जाता है, तो नैनीताल को उत्तराखंड में झीलों की नगरी, तालों का शहर या फिर सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे एक्चुअलिटी में पूछा है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तालें किस जनपद में स्थित हैं, तो उसका आंसर भी हमारा क्या होगा, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, या गढ़वाल में सबसे अधिक ताले कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में। वहीं कुमाऊं में सबसे अधिक ताले कहाँ स्थित है, वह नैनीताल जनपद में स्थित है। लेकिन ओवरऑल उत्तराखंड में सबसे अधिक ताले कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल कौन सी है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताल कौन सी है दोस्तों, वह है सहस्त्र ताल। ठीक है, कहाँ सहस्त्र ताल कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड की सबसे गहरी ताल कौन सी है दोस्तों, वह है नौकुचिया ताल, जो कि कहाँ स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी ताल सहस्त्र ताल, वहीं आपसे पूछा जाता है कि कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल कौन सी है, तो कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल हो जाती है हमारी कौन सी, भीमताल, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। और कुमाऊं की सबसे गहरी ताल कौन सी है, वो नौकुचिया ताल ही है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के समय में कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था, रैमजे, बैटन, ट्रेल या लुसिंगटन। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप लोग वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लग रहा है कि कंटेंट अच्छा है, आप लोगों का अच्छा रिवीजन हो रहा है, या आप लोगों को बहुत सारे नए फैक्ट्स पता लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक हमारे चैनल के बारे में बताएं। और अपना कमेंट देके जरूर बताएं दोस्तों कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही 10-10 प्रश्नों करके अब हम हिंदी को भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बीच में हमारी स्टॉप हो गई थी सीरीज। बाकी रीजनिंग को भी शुरू करते हैं, और जो हमारा अदर पोर्शन रहेगा उसे भी हम शुरू कर देंगे, जीएस वाले पोर्शन को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद आप सभी लोगों का।